नमस्कार सभी साथियों को। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि उत्तराखंड लेक्चरर स्क्रीनिंग के एग्ज़ाम के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो इसमें देखिए, क्वेश्चन अगर बात करें तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं शुरू के क्वेश्चंस। तो आगे जो है 23 से आगे के क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और इसके अतिरिक्त आपको यहाँ पे अब लाइव क्लासेस भी देखने को मिलेंगी। तो उसका टाइम हम फिक्स कर देंगे, लगभग 9 बजे के बाद यहाँ पे शाम को आपको क्लासेस देखने को मिलेंगी। तो जिसमें जो भी हम क्वेश्चंस यहाँ पे करा रहे हैं उसके अतिरिक्त कुछ अन्य क्वेश्चंस भी उसमें हम ऐड करके लेके आएंगे। तो प्रैक्टिस सेट के रूप में आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप जुड़ना चाहें तो आप जुड़ सकते हैं। तो टाइमिंग जो है हम अनाउंस कर देंगे उससे पहले, जैसे ही लाइव क्लासेस का हो सकता है आज या कल से क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा इंग्लिश लिटरेचर और ग्रामर से रिलेटेड क्लासेस भी यहाँ पे अवेलेबल रहेंगी, और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से आपको क्लासेस यहाँ पे मिलने वाली हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से भी मिलेंगी और लाइव क्लासेस के माध्यम से भी यहाँ पे देखने को मिलेंगी आपको। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है, जो कि क्या कह रहा है। देखिए, क्वेश्चन कहता है कि भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में हमसे। कानपुर है, ऑप्शन में बेंगलुरु है, मुंबई है और चेन्नई है। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर की अगर बात करें इस क्वेश्चन की, तो बेंगलुरु हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो भारतीय विज्ञान संस्थान है वो बेंगलुरु में स्थित है। और इसके अलावा अन्य की बात करें, जैसे अन्य ऑप्शन है यहाँ पे कानपुर। कानपुर में कौन सा संस्थान स्थित है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। कौन सा संस्थान स्थित है, ये नोट डाउन कर सकते हैं, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। इस पॉइंट को भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जो है यहाँ पे आपके कानपुर में स्थित है। और बात करें मुंबई की, तो मुंबई में कौन सा संस्थान स्थित है। मुंबई की अगर हम बात करें तो मुंबई में कौन सा संस्थान स्थित है, मुंबई की बात कर लेते हैं। तो मुंबई में है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जो कि बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, इस पॉइंट को भी। भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान, भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान, जो कि बहुत महत्वपूर्ण जो है ये पॉइंट है। आप एग्जाम की दृष्टि से अगर बात करें, भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान, और इसकी स्थापना कब हो रखी है, 1954 में हो रखी है। कब हो रखी है इसकी स्थापना, 1954 में हो रखी है, 1954 से रिलेटेड यहाँ पे 2-3 पॉइंट और मैं बता रहा हूँ। आपको इन पॉइंट्स को नोट डाउन करना है, अदरवाइज आप सीधे सीधे अगर इन जो है पॉइंट्स को याद करने की कोशिश करेंगे तो कन्फ्यूजन भी आपको हो सकता है। 1954 में भारत रत्न मिल रखा है, किसको मिल रखा है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। किसको मिल रखा है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को मिल रखा है, जो कि विश्वविद्यालय जो आयोग है उसके अध्यक्ष भी हैं। ठीक है, राधाकृष्णन आयोग के अध्यक्ष भी हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि पहले उपराष्ट्रपति, भारत के पहले उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति। इनको 1954 में क्या मिल रखा है, भारत रत्न मिला हुआ है। ये भारत रत्न की हमने बात की। ठीक है, किसको मिला है, भारत रत्न सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को। दूसरा पॉइंट अगर बात करें, जो इंग्लिश वाले साथी हैं तो उनको पता है अर्नेस्ट हेमिंगवे, उन्होंने एक नाम सुना होगा, अर्नेस्ट हेमिंगवे। ठीक है, अर्नेस्ट हेमिंगवे उन्होंने नाम सुना होगा। इनको मिला है नोबेल प्राइज। इनको क्या मिल रखा है, नोबेल प्राइज मिला हुआ है 1954। तो हमने कितने पॉइंट यहाँ पे कवर किए आप देख सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट अगर बात करें, इसकी बात कर लेते हैं हम चेन्नई की। तो चेन्नई में कौन सा संस्थान स्थापित है। चेन्नई की बात करें तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, राष्ट्रीय जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी जिसको बोला जाता है, जैव विविधता प्राधिकरण यहाँ पर है। ठीक है, प्राधिकरण कहाँ पर, चेन्नई में। तो हमने 4 के 4 ऑप्शन यहाँ पे डिस्कस किए। कानपुर में हमने बताया क्या, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। मुंबई में है भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान, 1954 में इसकी स्थापना हुई थी।
और चेन्नई की बात की तो चेन्नई में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण है, ठीक। और रही बात बेंगलुरु की तो बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान जो है स्थापित यानी कि स्थित है, जिसको सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है बेंगलुरु को। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आए तो एक लाइक एक शेयर ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा क्वेश्चंस किस लेवल के हैं, और बहुत मेहनत लगती है इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने में, और इनसे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक्सप्लेनेशन होगा वो भी दिया जाएगा। आप एक कॉपी और पेन अपने पास ज़रूर रखें, ताकि जो मेन पॉइंट्स जो आपको लगे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं उनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, पूछा जा रहा है हमसे क्या। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है, अंतर्राष्ट्रीय ऐसे नहीं लिखा जाता। देखिए अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पे गलत है, अंतर्राष्ट्रीय ऐसे लिखा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जब ये ऊपर वाली जो ये वाली मात्रा लगती है ना, इसका उच्चारण पहले होता है उस वर्ड से, अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ऐसे लिखा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय तो समझौता है। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल एग्रीमेंट है कहने का मतलब है, ठीक है। किसका, जिसका उद्देश्य कम करना है। किस चीज़ को कम करना है, एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। किस बारे में है ये समझौता, एग्रीमेंट किस लिए है। निर्वातक उत्सर्जन, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, रेडियोधर्मी उत्सर्जन, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। 4 ऑप्शन हमारे पास है, हमें बताना है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो क्योटो प्रोटोकॉल UNFCCC से जुड़ी एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। किससे जुड़ी हुई संधि है, UNFCCC से जुड़ी हुई एक ये जो है संधि है, कह रहा है CCC, UNFCCC से जुड़ी एक अंतर्राष्ट्रीय जो है संधि है, समझौता है। इसे ग्लोबल वार्मिंग, जो ग्लोबल वार्मिंग है ना, ग्लोबल वार्मिंग आपने सुना होगा, ग्लोबल वार्मिंग अंतर्राष्ट्रीय संधि है। किससे जुड़ी हुई है, ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है किसके कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण। ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उसको रोकने के लिए। किसको रोकने के लिए है, जलवायु परिवर्तन, ठीक है, को रोकने के लिए अपनाया गया है। क्योटो प्रोटोकॉल को क्योटो यानी कि जापान में 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया। कब अपनाया गया, 11 दिसंबर 11 दिसंबर जापान में, ठीक है। जापान में उगते हुए सूर्य का देश भी कहा जाता है इसको, लैंड ऑफ राइजिंग सन, ठीक है। जापान में अगर बात करें क्योटो प्रोटोकॉल को, क्योटो जापान में 11 दिसंबर 1997 1997 में अपनाया गया। इसको कब अपनाया गया, इसको 1997 में अपनाया गया। ये पॉइंट आपको नोट डाउन करना है। इसके साथ साथ अगर बात करें, यह 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ। लागू कब से है, 16 फरवरी 2005 से ये जो है लागू है। एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है और किससे रिलेटेड है, इस बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ग्रीन हाउस उत्सर्जन हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, ग्रीन हाउस उत्सर्जन, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, जो ग्रीन हाउस गैस है उसके उत्सर्जन को कम करना जो है इसका मुख्य उद्देश्य है, यहाँ पे कहने का मतलब है। और इससे रिलेटेड ही अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, यानी कि जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है किसके कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण। जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसको कम करना। और इन 4 ऑप्शन में हमारे पास अगर बात करें तो ग्रीन हाउस जो गैस है, ठीक है, उसके उत्सर्जन को कम करना जो है क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य यहाँ पर है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्सर्जन किसे कहा जाता है, साइंस वाले साथी इसको भली भांति समझते होंगे। उत्सर्जन, ठीक है, शरीर से जो है अपशिष्ट जो पदार्थ हैं उनके निष्कासन की प्रक्रिया। शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है उसको उत्सर्जन कहा जाता है, जिसको एक्सक्रेशन बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, इसको एक्सक्रेशन बोलते हैं। एक्सक्रेशन यानी कि मल त्याग की प्रोसेस, एक सिंपल से वर्ड में बोले तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, देखिए 26 नंबर का क्वेश्चन कहता है भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है। तो भारत में स्थापित जो है फर्स्ट जो है नेशनल पार्क कौन सा है, फर्स्ट नेशनल पार्क।
राजाजी राष्ट्रीय पार्क, फूलों की घाटी, जिम कॉर्बेट पार्क, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, हमें बताना है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर अगर 26 की बात करें तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय पार्क है, इसको पहले किस नाम से जाना जाता था? पहले इसको हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और बाद में जो है यहाँ पे जो है 1936 में जो है राज्य के जो तत्कालीन उस टाइम पे गवर्नर थे, जिनका नाम क्या था? हेली के नाम पे ही जो है हेली नेशनल पार्क इसका रखा गया। बाद में इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। कब से किया गया? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इसका नाम जो किया गया वो 1957 से किया गया। कब से किया गया? 1957 से किया गया। इस पॉइंट को भी आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की हम बात कर रहे हैं, जो कि उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड में डिस्ट्रिक्ट की बात करें, नैनीताल जनपद, ठीक है, नैनीताल जनपद और रामनगर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कभी कभार ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है कि कौन से 2 जिले, तो आपको याद रखना है नैनीताल और दूसरा पौड़ी। तो इसके अलावा जो अदर ऑप्शन हमारे पास हैं उनकी बात करें तो राजाजी राष्ट्रीय पार्क जो है ये देहरादून में है, ठीक है, देहरादून में है। इसमें अगर बात करें तो संयुक्त रूप से जो है हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी आपको देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ बात करें फूलों की घाटी कहाँ पे है? चमोली में है। और गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? उत्तरकाशी में है। और ये हमने बताया नैनीताल, ठीक है। ये 4 हमारे पास ऑप्शन है, 4 के 4 ऑप्शन हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। तो रही बात राजाजी राष्ट्रीय पार्क की स्थापना की, तो इसकी स्थापना हो रखी है 1983 में। कब हो रखी है? 1983 में इसकी स्थापना हो रखी है। 1983 में इसकी स्थापना हो रखी है, 1983 में। फूलों की घाटी की अगर बात की जाए तो इसको जो है 1982 में इसकी स्थापना है, ठीक है, 82। और विश्व धरोहर की संस्था, विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी इसको जाना गया, विश्व धरोहर स्थल। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है उत्तराखंड जीके की अगर बात करें, विश्व धरोहर। तो 2005 से, कब से? 2005 से। ये पॉइंट आपको नोट डाउन कर लेना है। 500 से अधिक प्रजातियां। और किसने खोजा था? इसको खोजा था एक पर्वतारोही थे, फ्रैंक एस स्मिथ करके। फ्रैंक एस स्मिथ करके थे, मैं स्मिथ लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में, ठीक है, फ्रैंक स्मिथ करके, ठीक, फ्रैंक स्मिथ। और 500 से अधिक प्रजातियां, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और नदी की बात की जाती है तो पुष्पावती नदी, फूलों की घाटी पुष्पावती नदी, पुष्पावती, पुष्प से ही पुष्पावती नदी, आप ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक। और गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क जो है आपको पता है उत्तरकाशी में है। और हिम तेंदुए के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? हिम तेंदुआ, हिम तेंदुआ, हिम तेंदुए के लिए फेमस है। और बात करें तो इसकी स्थापना हो रखी है 1989 में। 1989 में इसकी स्थापना हो रखी है। और गंगा नदी का उद्गम स्थल भी है यहीं, गोमुख, ठीक है, ये भी आपको पता है। इसके अलावा हम बात कर रहे थे राजाजी राष्ट्रीय पार्क की। इसका पुराना नाम कभी बार पूछ लिया जाता है राजाजी राष्ट्रीय पार्क का, तो इसका पुराना नाम है मोतीचूर वन्य जीव अभयारण्य करके। मोतीचूर, मोतीचूर के लड्डू आपने खाए होंगे। मोतीचूर वन्य जीव अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य, ये पॉइंट आपको नोट डाउन कर लेने हैं, ठीक। और शिवालिक पहाड़ियों के पास में जो है हिमालय की तलहटी में स्थित है ये। और इसको जो है 2015 से बाघ अभयारण्य भी घोषित किया गया है। और 2012 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। कौन सा दर्जा मिल रखा है 2012 में? नेशनल पार्क का दर्जा कब से मिला इसको? नेशनल पार्क की बात करें तो 2012 से। और गंगा नदी बहती है यहाँ से, ठीक। ये मेन पॉइंट हमारे हो गए जो
कि जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मालुशाही लोक गाथा का संबंध किस राजवंश से? जो मालुशाही है लोक गाथा का संबंध किस राजवंश से? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर बताना है। ठीक, मालुशाही की बात चल रही है। तो किस किस राजवंश से इसका संबंध है? कुणिंद, चंद, कत्यूरी और पंवार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कत्यूरी राजवंश। किस राजवंश से है? कत्यूरी राजवंश से है इसका संबंध। किसका? मालुशाही का। और कत्यूरी राजवंश के संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक की बात करें कत्यूरी राजवंश के, वसंत देव। वसंत देव या वासुदेव के नाम से भी उन्हीं को जाना जाता है। ठीक है, वसंत देव या वासुदेव। ठीक, वसंत देव या वासुदेव। और जो है इनके बारे में अगर बात करें तो इनके बारे में ऐसा माना जाता है कि अयोध्या के जो शालिवाहन शासक थे उनके वंशज हैं ये। जो कत्यूरी जो यहाँ पे राजवंश की बात करें तो ये किसके वो माने जाते हैं वंशज? शालिवाहन शासकों के वंशज माने जाते हैं और ये सूर्यवंशी हैं। ठीक है, और शालिवाहन की बात करें, शालिवाहन के वंशज, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, शालिवाहन के वंशज, शालिवाहन के वंशज। ठीक है, और शालिवाहन वर्ड आपने कहाँ पे सुना है? जब जागेश्वर मंदिर की अगर बात करें तो जागेश्वर मंदिरों का निर्माण भी जो है शालिवाहन राजाओं के द्वारा कराया गया, ऐसा आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो शालिवाहन के वंशज जो हैं ये माने जाते हैं कत्यूरी जो राजवंश था, और ये सूर्यवंशी थे। ठीक, और इनमें अगर बात करें कत्यूरी राजवंश राजवंश का स्वर्णकाल किसके उसको कहा जाता है, बोला जाएगा तो धामदेव करके थे। कौन थे? धामदेव करके। धामदेव के कार्यकाल को जो है कत्यूरी राजवंश का स्वर्णकाल क्या कहा? कत्यूरी राजवंश का स्वर्णकाल, कत्यूरी राजवंश का स्वर्णकाल, गोल्डन पीरियड। तो कत्यूरी राजवंश का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को माना जाता है? धामदेव। और धामदेव मंदिर कहाँ स्थित है? धामदेव, जैसे जैती आपने सुना होगा नाम, जैती में जो है धामदेव करके है। ठीक है, धामदेव करके, तो वहाँ पे है। ठीक है, धामदेव। अगर ये धामदेव को आपको कोरिलेट करना है तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। वहीं पे अभी डिग्री कॉलेज भी है, जैसे जो जयंती में महाविद्यालय है वो धामदेव में ही है। पहले जयंती में था, सर्वोदय इंटर कॉलेज के पास में, लेकिन अब जो है धामदेव में है और उसके पास में ही ITI भी है। ठीक है, तो मालुशाही लोक गाथा का संबंध किससे है? कत्यूरी राजवंश से। कुणिंद की अगर बात करें हम तो कुणिंद कौन थे? कुणिंद कौन थे? अब ये जो कत्यूरी राजवंश था, वसंत देव इसके हमने बताया शासक थे। इसकी राजधानी अगर बात करें, प्रारंभिक राजधानी इसकी जोशीमठ में थी और द्वितीय राजधानी रणचूला कोट बागेश्वर में थी। और इनकी कुल देवी जो है किसको? कोट भ्रामरी, जो कि बागेश्वर में है। ठीक, तो जो कत्यूरी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था वो एटकिंसन ने किया था। किसने किया था? एटकिंसन। एटकिंसन ने सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किया था। शब्द का प्रयोग कत्यूरी शब्द का प्रयोग एटकिंसन ने किया था। ठीक, अभी आपने इंग्लैंड दौरे पे जब इंग्लैंड के साथ जब सीरीज चल रही थी उसमें भी आपने एक जो गेंदबाज थे उनका नाम भी एटकिंसन सुना होगा। कुणिंद की बात करें, कुणिंद कौन थे? तो कुणिंद जो इसका संस्थापक था अमोघ भूति था। अमोघ भूति, ठीक है, अमोघ भूति भौ है ये। ठीक, अमोघ भूति। और चंद की अगर बात करें तो सोमचंद। चंद वंश के कौन थे? सोमचंद थे। और पंवार वंश के आपने कनकपाल करके सुना होगा। ठीक, कनकपाल, ठीक। यह पंवार वंश को ही क्या परमार वंश के नाम से भी जाना जाता है? परमार वंश के नाम से भी इसी को जाना जाता है, परमार वंश के नाम से इसको जाना जाता है। इनके बारे में कई जो कनकपाल है इनके बारे में ऐसा माना जाता है कि जो कत्यूरी राजा भानु प्रताप थे उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह इनके साथ किया था और पूरी जागीर जो है इनको दहेज में प्रदान की थी। और कनकपाल ने बाद में क्या किया, उसी को जो है अपनी राजधानी स्थापित कर दिया। और राजधानी की बात करें तो चांदपुर गढ़ी चमोली, इनकी राजधानी कहाँ थी? चांदपुर गढ़ी चमोली। ठीक है, तो चांदपुर गढ़ी ऐसे कर दे रहे हैं यहाँ पे चमोली। ठीक, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो
चारों उनके बारे में हमने वो कर लिया। और इनका जब अगर राष्ट्रीय चिन्ह की बात करें चंद्रवंश का, तो गाय था। ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता कभी कभार। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन 28 नंबर का क्वेश्चन जो हमारे पास है वो क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है। 28 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि उत्तराखंड का वह प्रथम राजनेता कौन था जिसे जो है असहयोग आंदोलन के दौरान जेल भेजा गया। तो असहयोग आंदोलन जब हुआ ना, ठीक है, तो उस दौरान नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जिसको बोला जाता है, तो उस दौरान जो है उत्तराखंड का कौन सा राजनेता था जिसे जेल भेजा गया। गोविंद सिंह मेहता, बद्रीदत्त पांडे, गोविंद बल्लभ पंत, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है, हमें बताना है करेक्ट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। तो मोहन सिंह मेहता जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मोहन सिंह मेहता। तो कौन थे वो राजनेता जो असहयोग आंदोलन के दौरान जिनको जेल भेजा गया था? मोहन सिंह मेहता थे। ये आपको नोट डाउन कर लेना है। बद्रीदत्त पांडे को क्या कहा जाता है? कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाता है, जिनके नाम पे बागेश्वर में बीएड कॉलेज भी है, यहाँ का जो स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सॉरी, ठीक है, कुमाऊं केसरी पंडित बद्रीदत्त पांडे करके, ठीक। और ये किस उससे जुड़े हैं? कुली बेगार से भी जुड़े थे, ठीक। और इसके अलावा गोविंद बल्लभ पंत की बात करें तो गोविंद बल्लभ पंत जी का जन्म जो है आपको पता है, ये अल्मोड़ा के खूंट नामक जगह से आपने सुना होगा, ठीक है, अल्मोड़ा में खूंट नामक जगह, ठीक है। और ये जो है यूपी के पहले सीएम, यूपी के पहले, उत्तर प्रदेश के जो हैं पहले सीएम भी रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा ये गृह मंत्री भी रहे हैं अगर भारत सरकार की बात करें तो। और इसके साथ साथ स्वतंत्रता सेनानी, एक और क्या थे? स्वतंत्रता सेनानी। ये चीज़ें आपको नोट डाउन कर लेनी है, ये पॉइंट सारे आपको नोट डाउन यहाँ पे कर लेने हैं। तो गोविंद बल्लभ पंत जी के बारे में हमने बताया कि जो ये पहले जो हैं यूपी के पहले सीएम, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, और भारत सरकार की बात करें तो गृह मंत्री के रूप में ये रहे। और इनका जन्म की अगर बात की जाए तो जन्म इनका हुआ था 10 सितंबर 1887 को इनका जन्म हुआ था अल्मोड़ा खूंट में, ठीक है। और इसके अलावा बात की जाए तो 1957 में इनको जो है भारत रत्न भी मिला है। 1957 में इनको क्या मिल रखा है? भारत रत्न। कब मिला है इनको भारत रत्न? 1957 में इनको भारत रत्न मिल रखा है। इसके अलावा बात की जाए ऑप्शन नंबर डी की, तो ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो जो अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा हैं इनको गढ़ केसरी के नाम से जाना जाता है। गढ़ केसरी, कुमाऊं केसरी हमने कहा पंडित बद्रीदत्त पांडे, और गढ़ केसरी जो हैं ये कुमाऊं केसरी हैं, ठीक है, ये कुमाऊं केसरी हैं। और गढ़ केसरी की बात की जाए तो अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। और तो ये 4 के 4 ऑप्शन हमने डिस्कस किए। और एक शिव प्रसाद डबराल हैं जिनको एनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है। तो उत्तराखंड वाली वीडियो में हमने ये क्वेश्चंस डिस्कस कर रखे हैं। उत्तराखंड के गांधी जो हैं इंद्रमणि बडोनी, कुमाऊं के गांधी की अगर बात की जाए तो देवकीनंदन पांडे जी। तो ये सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, प्लेलिस्ट बना दी है, आप वॉच कर सकते हैं उन वीडियोज़ को अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सितंबर 2024 में किस राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का निदेशक किसे जो है किसे है, ठीक है, किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का निदेशक नियुक्त किया गया? सितंबर 2024 की बात चल रही है, तो किसे जो है जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन था उसका निदेशक नियुक्त किया गया, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो स्वास्थ्य मिशन का निदेशक किसे नियुक्त किया गया? अरुण गोयल, विनय गोयल, केजी बाबू, इंद्रमणि पांडे। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, हमें बताना है करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। तो विनय गोयल जी को, ठीक है, किसको किया गया? विनय गोयल। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सितंबर 2024 में विनय गोयल जी को जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का जो है निदेशक नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 30 नंबर का क्वेश्चन है, 30वें नंबर का क्वेश्चन है। सितंबर 2024 में जो पीएम ई ड्राइव है का योजना का संबंध किससे था? पीएम ई ड्राइव योजना का संबंध किससे था, ये पूछा जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक जो वाहन हैं उनसे, वाहन प्रशिक्षण से, मत्स्य पालन से, या जंगली जानवरों की ट्रैकिंग से। तो इलेक्ट्रिक वाहन से था इसका संबंध। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
इससे इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना और इनके इंफ्रास्ट्रक्चर जो था उसको भी जो है उसका विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हैं तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, देखिए 31 जो है हमारे पास क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो है कितने रुपये की स्वास्थ्य बीमा को मंजूरी दी गई। तो जो LIC यानी कि स्वास्थ्य बीमा की बात करें, लाइफ सॉरी यहाँ पे स्वास्थ्य बीमा से संबंधित है, ठीक। तो LIC तो है किससे रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड है, ठीक। तो कितने उसकी जो है उसको मंजूरी दी गई, कितने जो है कि रुपये तक की जो राशि थी उसको मंजूरी दी गई, 1 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 8 लाख। 4 ऑप्शन हमारे पास है, हमें बताना है करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 लाख। कितने लाख तक की, 5 लाख तक की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहते हैं, देखिए 32 नंबर का क्वेश्चन जो हमारे पास है, अटल न्यू इंडिया चैलेंज किस वर्ष से प्रारंभ किया गया। अटल न्यू इंडिया चैलेंज किस वर्ष से प्रारंभ किया गया, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 32 में। तो 2015-16 से, 18-19 से, 20-21 से, 14-15 से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 18-19 से इसको शुरू किया गया। अटल न्यू इंडिया चैलेंज जो है किस वर्ष से प्रारंभ किया गया, 2018-19 से इसको प्रारंभ किया गया, ठीक है। अगर बात करें तो नीति आयोग ने जो है 26 अप्रैल 2018 को जो है अटल न्यू इंडिया चैलेंज लॉन्च करने की घोषणा की। किसने किया इसको, घोषणा किसने की, नीति आयोग ने। नीति आयोग के बारे में ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, उसको आप देख सकते हैं, जिसको पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया करके ऐसे करके इसकी फुल फॉर्म है, ठीक। तो ऑलरेडी इससे रिलेटेड इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, उपाध्यक्ष कौन थे, इसके पहले उपाध्यक्ष कौन थे, सब हम उस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इसका उद्देश्य क्या है, पहले जो है योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, प्लानिंग कमीशन के नाम से, बाद में जो है नीति आयोग के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसका उद्देश्य जो है अनुदान आधारित तंत्र के जो है माध्यम से राष्ट्रीय महत्व और सामाजिक जो प्रासंगिकता वाले जो क्षेत्र हैं उनको क्या करना था, उन्नत करना था, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहते हैं, 33 नंबर का क्वेश्चन कहते हैं कि उत्तराखंड से राज्यसभा में निर्वाचित प्रथम महिला। राज्यसभा, ठीक है, ये राज्यसभा में पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। और हमने लोकसभा के बारे में बात की थी, राज्यसभा के बारे में भी, और लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है ये आप बताएंगे, और राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है ये भी आपको बताना है, ठीक है। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, ये कुछ कॉमन से क्वेश्चन हैं, सिंपल से क्वेश्चन जिनका आंसर आपको आना चाहिए। कल्पना सैनी, मनोरमा शर्मा डोबरियाल, रितु खंडूरी, रेखा आर्य, 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। तो रितु खंडूरी वर्तमान में किस इनके पास कौन सा चार्ज है ये आप बताएंगे, ठीक। लेकिन जो इस क्वेश्चन के अगर करेक्ट आंसर की हम बात करें, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि प्रथम निर्वाचित जो है महिला कौन है। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, इसमें से हमें करेक्ट आंसर बताना है। तो इसके ऑप्शन के हिसाब से बात करें तो मनोरमा शर्मा डोबरियाल करके हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, मनोरमा शर्मा डोबरियाल, ये राज्यसभा सदस्य, ठीक है, राज्यसभा सदस्य। और उत्तराखंड से प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य जो मनोरमा शर्मा डोबरियाल हैं ये हैं। उत्तराखंड से अगर पूछा जाए तो उत्तराखंड से जो है इसमें अगर राज्यसभा सदस्य की बात करें तो सुषमा स्वराज। तो या अभी अगर बात करें जो ऑप्शन में हमारे पास हैं उनमें से मनोरमा शर्मा डोबरियाल हैं, लेकिन सुषमा स्वराज भी हैं निर्वाचित प्रथम महिला, ठीक है। प्रथम महिला की बात की जा रही है। तो प्रथम महिला सदस्य जो थी वो कौन थी, प्रथम महिला सदस्य की अगर बात की जाए तो सुषमा स्वराज थी। लेकिन जो ऑप्शन में अभी हमारे पास हैं तो ये भी राज्यसभा सदस्य रह चुकी हैं। जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन हमारे पास है नहीं सुषमा स्वराज करके। अगर सुषमा स्वराज दिया रहता है तो इसको टिक करेंगे आप, ठीक है। प्रथम की अगर बात की जाए तो ऑप्शन में है नहीं सुषमा स्वराज। तो अगर चारों ऑप्शन को देखा जाए तो
अभी के हिसाब से अगर हम बात करें जो ऑप्शंस के हिसाब से, राज्यसभा सदस्य जो है मनोरमा शर्मा डोबरियाल, ये करेक्ट आंसर यहाँ का होगा। लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर करेक्ट आंसर की ओर जाएँ तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन में है नहीं, जो कि सुषमा स्वराज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जिसमें हमसे पूछा जा रहा है, देखिए क्या पूछा जा रहा है। जीबी पंत हिमालयन पर्यावरण एवं विकास संस्थान स्थित है। देहरादून, अल्मोड़ा, पंतनगर, नैनीताल, 4 ऑप्शन है और इसका करेक्ट आंसर है अल्मोड़ा में है। कहाँ पे है? जीबी पंत हिमालयन पर्यावरण और विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये जो है ये अल्मोड़ा में है। और जीबी पंत अगर कृषि विश्वविद्यालय की बात की जाए, प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की भारत में, तो वो कहाँ पर है? कृषि विश्वविद्यालय की अगर बात करें तो एग्रीकल्चर जो है यूनिवर्सिटी, ठीक, तो वो है आपकी यूएस नगर में है, यानी कि पंतनगर यूएस नगर, ठीक है। ये आपको नोट डाउन कर लेना है, कृषि विश्वविद्यालय की बात चल रही है। अगर इन्हीं के नाम पे अगर कृषि विश्वविद्यालय पूछ लिया जाता है, जो कि भारत का प्रथम जो है कृषि विश्वविद्यालय यूएस नगर, उधम सिंह नगर, पंतनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए। कत्यूरी राजवंश से संबंधित है, कत्यूरी राजवंश से संबंधित है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन। और क्या पूछा जा रहा है, कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था? तो 4 ऑप्शन हमारे पास है, वसंत देव, ठीक। तो वसंत देव जो है इसके संस्थापक थे। ये हम ऑलरेडी इस बारे में बात कर चुके हैं। जो इससे पहले हमने कृषि विश्वविद्यालय की बात कर रहे थे, गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय करके उसका पूरा नाम है। और उसकी अगर स्थापना की बात की जाए, ये देख सकते हैं क्वेश्चन, जीबी पंत से रिलेटेड हमने क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। तो उस जो यूएस नगर पंतनगर में है, उसकी स्थापना कब हुई थी? 17 नवंबर 1960 में हुई थी। यूएस नगर की हमने बात की थी, यूएस नगर पंतनगर करके, पंतनगर, ठीक, आपको देखने को मिल जाएगा। यहीं पे अगर बात करें, जब आप आते हैं रुद्रपुर के लिए, जो मटकोटा मोड़ है उससे थोड़ा सा आगे अशोका लेलैंड के पास में, आपको इधर साइड में यहाँ पे आपको जो है पॉलिटेक्निक संस्थान मिलेगा, सॉरी जो पंतनगर है वो तो कृषि विश्वविद्यालय आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो रही बात कत्यूरी राजवंश की, बात हम कर रहे थे। कत्यूरी राजवंश में अगर बात करें तो इसके जो है संस्थापक वसंत देव, तो वासुदेव के नाम से भी जिनको जाना जाता है। हम इस बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इनकी कत्यूरी राजवंश की प्रारंभिक राजधानी की बात करें तो प्रारंभिक राजधानी जो है इसकी हमने बात की जोशीमठ में, जोशीमठ। और द्वितीय की बात करें, जो इसकी द्वितीय राजधानी वो कहाँ पर है? रणचूला कोट करके, मैंने इससे पहले भी बताया था, रणचूला कोट, ये बागेश्वर में ही है, ठीक है। और इनकी कुल देवी जो है कोट भ्रामरी करके आपने सुना होगा, कोट भ्रामरी, ये भी बागेश्वर में ही है, ये मंदिर भी आपको। और अगर धर्म की बात करें, इनका शैव धर्म था। शालिवाहन जो हैं उनके ये जो है वंशज कहलाते हैं, सूर्यवंशी हैं। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और जो सुभिक्ष राजदेव करके हमारे पास ऑप्शन में है, ये जो थे कार्तिकेय राजवंश के जो हैं अंतिम राजा थे। तो कत्यूरी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? एटकिंसन ने किया था। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। राजूला मालुशाही से संबंधित जो गाथा है उससे पता चलता है कि जो कत्यूर वो थे, ये कितने थे? 22 भाई थे करके। किससे पता चलता है? राजूला मालुशाही से, राजूला मालुशाही।
इसके अलावा अगर बात करें, जो कत्यूरियों का जो शासन था वो कई भागों में विभक्त था, जिसमें आसंती देव राजवंश, डोटी के मल्ल और अस्कोट के रजवाड़ इसमें प्रमुख इसकी शाखाएं थी। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिखौती, आपने सुना होगा बिखौती, श्यालदेव बिखौती करके। पुष्पा रह गए या कुछ ऐसा गाना बचपन में हमने सुना था श्यालदेव बिखौती से संबंधित, ठीक है। तो किस हिंदी माह में मनाया जाता है, ये पूछा जा रहा है। हिंदी माह के अनुसार पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, तो बैसाख जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब ये कहाँ मनाया जाता है, जो श्यालदेव बिखौती का मेला है, ये आप भली भांति जानते हैं। ये अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अल्मोड़ा में अगर बात करें, द्वाराहाट का एक कस्बा, ठीक है, तो वहाँ पे ये मनाया जाता है। और स्पेशली अगर बात करें विभांडेश्वर मंदिर, ज़्यादा अगर आप लोग इसके बारे में डिटेल में नॉलेज रखते हैं तो आप शेयर कर सकते हैं। ये शिव मंदिर, ठीक, ये जो है प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यहाँ पे द्वाराहाट कस्बा जो है अल्मोड़ा में, बैसाख माह के अगर बात करें पहले दिन बिखौती का मेले का आयोजन होता है। और इस मेले के अगर इसको पहले से ही मनाया जाता है। आरंभ में अगर बात करें कत्यूरी शासनकाल से ही, जो कत्यूरी अभी हमने पढ़ा था, तो उस शासनकाल से ही इसको मनाया जाता है। और इसमें जो है 3 दल रहते हैं, ठीक है। जिसमें दल की अगर बात करें, 3 दल कौन कौन से हैं, आल और इसके अलावा गरख और तीसरा दल जो था अगर बात की जाए नौजूला करके, ये 3 दल हैं, ठीक है। 3 इनमें बटे रहते हैं यहाँ पे। अगर बात करें 3 दल इस मेले का जो है, मेले के अवसर पर क्रमशः अगर द्वाराहाट बाजार में जो है, और ये क्या करते हैं, ओड़ा को भेंटने की रस्म पूरी करते हैं। किसको भेंटने की रस्म है, ओड़ा को भेंटने की रस्म, ज़्यादा डिटेल में अगर जो साथी हमारे इधर से हैं वो इस बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स के ज़रिए ज़रूर दीजिएगा डिटेल में, इससे रिलेटेड ज़्यादा जानकारी अगर आपको है तो। और द्वाराहाट को ही मंदिरों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और द्वाराहाट में अगर बात करें तो दूनागिरी मंदिर भी है, ठीक। तो 1906 में दूनागिरी मंदिर हम भी गए थे, जब स्कूल में जब टीचिंग किया करते थे उस टाइम पे यहाँ का टूर, यानी कि जो शैक्षिक भ्रमण के तहत 1906 में वंदे मातरम का कुमाऊं में अनुवाद जय जय माई जन्मभूमि धन्य धन्य तुम किसने किया, गोविंद वल्लभ पंत, हरिराम त्रिपाठी, बद्रीदत्त पांडे, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो 4 ऑप्शन हैं और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरिराम त्रिपाठी। लेकिन असल में जो वंदे मातरम है वो बंकिम चंद्र चटर्जी आनंदमठ से लिया गया है। ये सारी डिटेल आप ऑलरेडी जानते हैं। और वंदे मातरम क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। वंदे मातरम है क्या, ये तो सिंपल सी इतनी सी नॉलेज तो होनी चाहिए, वंदे मातरम है क्या, ठीक है। और गोविंद वल्लभ पंत जी के बारे में बात कर चुके हैं, बद्रीदत्त पांडे के बारे में बात कर चुके हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में भी हम ऑलरेडी बता चुके हैं, जो वंदे मातरम के बारे में हमने बात की। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सा पर्व जो है थारू जनजाति द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है। तो होली, दीपावली, नागपंचमी या दशहरा, 4 ऑप्शन हमारे पास है, हमें बताना है करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। तो थारू जनजाति जो है शोक पर्व के रूप में किसे मनाती है, ये 4 ऑप्शन है, होली, दीपावली, नागपंचमी और दशहरा। तो दीपावली को मनाती है, किसको, दीपावली को। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। दीपों का त्यौहार दीपावली, रंगों का त्यौहार होली। तो दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है। थारू जनजाति यानी कि ये किरात के वंशज हैं। किसके वंशज हैं, वंशज की अगर बात की जाए तो किरात वंशज, ठीक है, किरात वंशज हैं। और ये हिंदू धर्म को भी मानते हैं, लेकिन ये देवी देवताओं को प्रसन्न रखने के लिए सूअर और बकरी की बलि चढ़ाते हैं, ठीक। और इनके अगर त्योहारों की बात की जाए, जिसमें दशहरा, होली, माघ की खिचड़ी, कन्हैयाष्टमी आदि ये प्रमुख त्यौहार हैं।
तो ये थे कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए। आगे की वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई हो तो एक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।